नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहां पर यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही में ये बात करेंगे कि बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए अभी के लिए। और ऑलरेडी हमने 200 से ज्यादा वीडियो बना रखी है जिसपे काफी सारा प्यार मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए यस बैंक के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी जानकारी, हाल ही में हमने एक नया वीडियो बनाया था जिसमें हमने जीरोधा ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में SIP इन्वेस्टमेंट करा था, कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में। तो उस वीडियो को भी चेकआउट करें ये जानने के लिए कितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया और क्या रिटर्न हमें मिला। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे निकल के आ जाते हैं कि क्या यस बैंक का प्राइस बढ़ सकता है कि नहीं, और वो सारी चीजों पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यस बैंक शेयर्स expect to gradually increase return on asset from 0.5% at present to 1% by focusing on improving margin by changing asset mix while simultaneously running down corporate book। यानी कि यस बैंक का जो एसेट है, या यूं आप कह लीजिए कि रिटर्न ऑन एसेट जो रहेगा वो 0.5% करेंटली चल रहा है, वो 1% तक बढ़ सकता है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो लोन बुक है उसको अब इन्होंने मिक्स कैटेगरी में कर दिया। जो पहले ये डायरेक्ट कॉर्पोरेट को दिया करते थे और अपनी कॉर्पोरेट बुक को भी ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट को लोन कम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट में लोन के यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऑलरेडी बैंक के साथ हो चुका है, उसी फैक्टर को वो देखते हुए इस चीज को चेंज कर रहे हैं और इस वजह से इनका रिटर्न ऑन एसेट चेंज हो सकता है। और अगर ये चीज चेंज होती है तो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं कि बैंक के शेयर प्राइस पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिटर्न ऑन एसेट बढ़ता है तो बैंक का जो रेवेन्यू है वो ओवरऑल बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और उस वजह से शेयर प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, Thursday morning after a media report suggested that the two Japanese lender, namely Sumitomo Mitsui Banking Corporation and MUFG, who had evinced interest in picking up a majority stake in private lender, are no longer interested in the deal. Citing sources, the State Bank of India was looking to sell 24% stake in Yes Bank। यानी कि SBI जो है वो लगभग अपना 24% तक का स्टेक सेल करने को सोच रही थी यहाँ पर यस बैंक के अंदर। और ये दो जो बैंकों का नाम मैंने बताया, ये जापानीज लेंडर हैं जो कि यहाँ पर बाय करने वाले थे, चांसेस थे कि ये डील क्लोज हो सकती थी, बट अब वो नो लॉन्गर बाय नहीं करने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन अगर हम बात करें तो क्लियरली जो निकल के आ रहा है उसके पीछे का रीजन कि यहाँ पर जो डील चल रही थी उसके बीच में RBI और गवर्नमेंट का भी अप्रूवल रहता है। मेनली अगर हम बात करें RBI का, sources told Money Control that the structure proposed by the buyers failed to convince the RBI and the central bank, reportedly having raised concern about how foreign banks could acquire a controlling stake in an Indian bank, given their existing status in the country। यानी कि मेन चीज यहाँ पर जो निकल के आई है, क्योंकि 24% तक का स्टेक बहुत हाई स्टेक हो जाता है और RBI या सेंट्रल बैंक ने इस चीज को इस वे में नहीं अप्रूव करा है क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया कि बाहर की कोई बैंक इंडियन बैंक में इतना ज्यादा स्टेक लेके चलेगी तो एक तरह से कंट्रोल उनके पास में बहुत ज्यादा चला जाएगा और इस वजह से कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, चाहे वो शेयर प्राइस का एक तरह से बढ़ना कह लीजिए या टूटना कह दीजिए, या बैंक के ऑपरेशंस में भी दिक्कत आ जा सकती है। इस वजह से बाहर की एंटिटी को, खासकर बैंकिंग सेक्टर को, हम इंडियन बैंक में कैसे उसने लेवल का प्रोपोर्शन दे सकते हैं कि नहीं, और इस वजह से RBI और सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर उस चीज को अभी अप्रूवल नहीं करा। और अगर देखा जाए तो कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि बाहर की कंट्री के पास हमारी बैंक की यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की चाबी है, तो कभी भी दिक्कत में आ सकती है और कभी भी आराम से अच्छी भी चल सकती है या फिर दिक्कत में आ सकती है। सारी चीजें डिपेंडेंट रहेंगी कि किस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं या किस तरह से वो लोग आगे मूव करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती। द मैनेजमेंट हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन टर्न अराउंड एफर्ट्स related to deposit mobilization, with total deposit increasing 0.1 from 1.7 लाख करोड़ to 2.7 लाख करोड़। यानी कि बैंक का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जिसमें अगर हम डिपॉजिट की खाली बात करें तो 1.7 लाख करोड़ हुआ करता था, उसको इसने बढ़ा के 2.7 लाख करोड़ कर दिया है। प्लस जो हमने एसेट रिटर्न ऑन एसेट की बात करी है 0.5% से 1% तक बढ़ने वाली चीज, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। The management acknowledged the CI ratio has scope for improvement, which the bank is optimizing by right sizing the organization। इसके अलावा बैंक अपने यहाँ पर स्ट्रक्चराइज भी कर रही है, चाहे वो हायरिंग हो चाहे वो फायरिंग हो, कि कैसे वो ऑपरेशनल जो बेनिफिट हो सकता है वो निकाल सके। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बैंक एक अच्छे लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है और लगातार जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो भी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो आने वाले टाइम में यस बैंक अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और लास्ट वीडियो जैसा कि हमने बताया था, आने वाले टाइम में आराम से 21.30 रुपीज एंड नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो 23.30 रुपीज का हो सकता है। एंड अगर ये दोनों टारगेट ब्रेक हो जाते हैं और अपने आप को बैंक होल्ड करके रख सकता है कुछ टाइम पे, तो आराम से 25 से 26 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे अगले 3 से 4 महीने के अंदर। तो ऐसे टाइम पे अभी यहाँ पर मैं आपको सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो अभी होल्ड करके रखें, शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके बाइंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टॉक एक ठीक ठाक प्राइस रेंज पे है जहां पर आप लोग बाय कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।